हेलो फ्रेंड्स, एसआर एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आई होप बहुत अच्छी तरह अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होगी, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड होंगे, चाहे वो हर सब्जेक्ट के नोट्स हो, सारी ही चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। बेहतर तरीके से हम लर्निंग करेंगे, बेहतर स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूक्ष्म शिक्षण, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण है कि इसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे माइक्रो टीचिंग भी कहा जाता है या फिर शिक्षण चक्र भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो टीचिंग है कि इसके बारे में देखते हैं। जिसे सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है कि एक शिक्षण अभ्यास करने की एक तकनीक होती है, यानी कि जो माइक्रो टीचिंग होते हैं ना, टीचर जो यानी कि जो प्यूपिल टीचर होते हैं, जो अध्यापक बनने वाले टीचर होते हैं, तो वो क्या होता है, एक तकनीक होती है माइक्रो टीचिंग के जरिए, ताकि उनमें स्किल डेवलप हो सके। प्यूपिल टीचर में अभ्यास करने की एक तकनीक होती है सूक्ष्म शिक्षण, और इसका प्रयोग की जो होता है वो टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में करते हैं। जैसे जो हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जो अब जहाँ हम जेबीटी करते हैं, एससीईआरटी के द्वारा जो जेबीटी हमें करवाई जाती थी, या फिर डीएलएड द्वारा, दिल्ली में डीएलएड वगैरह डीएलएड का कोर्स करवाया जाता है एससीईआरटी के द्वारा, या फिर बीएड के दौरान जब हम टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जब हमें 5, 6, 7, 10 मिनट की माइक्रो टीचिंग करवाई जाती थी क्लास में। जब हम क्या कहते हैं, जब स्कूल में जाने से पहले, यानी कि जब हमारी ट्रेनिंग से पहले हमें क्लास में यानी कि इंस्टीट्यूट के अंदर ही टीचर शिक्षण का कौशल विकसित किया जाता था माइक्रो टीचिंग के द्वारा। और इसके द्वारा और बीएड वगैरह, बीएड में भी होता है, डीएलएड हो गया, जो हम बीएलएड का कोर्स करते हैं उसमें ये सारी चीज़ें उसमें आती है, यानी कि माइक्रो टीचिंग उस इंस्टीट्यूट में करवाई जाती है जो टीचर बनने वाले अध्यापक होते हैं। और इसमें होता है कि जिसके द्वारा अध्यापक से शिक्षण कौशल विकसित किया जाता है। और माइक्रो टीचिंग के द्वारा होता है कि जो पीपल टीचर होते हैं हमारे, उनमें क्या होता है, अध्यापक बनने का जो शिक्षण कौशल है ना, वो उनमें डेवलप किया जाता है, ताकि वो बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सके। उनमें ट्रेनिंग दी जाती है अच्छे कौशल की टीचर बनने की। और अगले पॉइंट में क्या कि इस तकनीक में शिक्षण में अधिकारों का छोटा आकार कर दिया जाता है, यानी कि जब इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तकनीक का यूज माइक्रो टीचिंग में, तो इसमें जो टीचिंग का जो आकार है ना, शिक्षण का जो आकार है वो छोटा कर दिया जाता है और तब पढ़ाया जाता है। छोटा आकार होता है, यानी कि 5 से 10 मिनट का माइक्रो टीचिंग दी जाती है। और इसकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि माइक्रो टीचिंग में इसकी क्या क्या विशेषता है। इसमें होता है कि पाठ योजना का आकार छोटा होता है। जब प्यूपिल टीचर पाठ योजना बनाता है तो उसका जो पाठ योजना का जो आकार है ना, वो बहुत छोटा होता है, छोटा लगता है। और जो माइक्रो टीचिंग होती है 5 से लेकर 7 मिनट का शिक्षण अभ्यास होता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग का जो अभ्यास होता है 5 से लेकर 7 मिनट का ये शिक्षण अभ्यास होता है। और प्रतिदिन केवल एक शिक्षण कौशल का अभ्यास किया जाता है, यानी कि हर डेली रोज, यानी कि जब जो टीचर प्यूपिल टीचर होते हैं, जब वो स्कूल में जाने से पहले उनके, यानी कि जब ट्रेनिंग चलती है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में, उस पर जाने से पहले क्या होता है कि वो हर दिन शिक्षण कौशल का अभ्यास उन्हें करवाया जाता है टीचर्स के द्वारा, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं। और अगले पॉइंट में कहिए 5 से 7 की संख्या में अन्य छात्र अध्यापक बन जाते हैं, यानी कि ये जो माइक्रो टीचिंग होती है वो क्लास में ही की जाती है। जो अगले जो साथी होते हैं, यानी कि जो छात्र होते हैं, वो सारे अध्यापक बन जाते हैं। और जो अध्यापक होता है, जो पढ़ाता है, वो स्टूडेंट होके उससे जज करता है और छात्र का अध्यापक के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और जो छात्र होते हैं वो उनका अध्यापक की तरफ जो निरीक्षण होता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है पूरा का पूरा। और शिक्षण अभ्यास के तुरंत बाद प्रतिपुष्टि दी जाती है, यानी जब माइक्रो टीचिंग दी जाती है पीपल टीचर के द्वारा, उसके बाद जो अध्यापक होता है और जो क्लास के बच्चे होते हैं जिन्होंने उसके साथ रोल प्ले किया, वो प्रतिपुष्टि देते हैं, क्या कमी रह गई, क्या स्किल में नहीं हो गई, तो उससे बार बार टाइम टू टाइम प्रतिपुष्टि मिलती है और उसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है। और वास्तविक शिक्षण होता है ये कृत्रिम नहीं होता, यानी कि ये होता है कि रियल टीचिंग होती है, ये आर्टिफिशियल टीचिंग बिल्कुल नहीं होती है। इनके वास्तविक शिक्षण होता है, कृत्रिम शिक्षण ये नहीं होता। ये एक व्यक्तिगत शिक्षण अभ्यास विधि है, यानी कि एक व्यक्तिगत इंडिविजुअल की जो शिक्षण विधि ना, ये व्यक्तिगत की अभ्यास विधि होती है, जिससे कि अध्यापक बनने के सारे गुण और कौशल उन्हें विकसित किए जा सके प्यूपिल टीचर में। जो हमारे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जिसमें बीएलएड का कोर्स होता है या फिर डाइट की जाती है, जिसे डीएलएड के नाम से भी जाना जाता है, ये सारे इंस्टीट्यूट इस चीज को फॉलो करते हैं, माइक्रो टीचिंग। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो एलन के द्वारा दिया गया था माइक्रो टीचिंग, वो दिए थे 14 कौशल इन्होंने दिए थे, यानी कि 14 स्किल की इन्होंने बात करी है। जो माइक्रो टीचिंग होती है 45 मिनट्स की होती है,
उन्हें 45 डेज लगे थे इसे करने में। और एनसीईआरटी जो है वो 7 उन्होंने यानी कि 7 कौशल इसे बताए थे कि 7 कौशल होते माइक्रो टीचिंग में, या फिर 7 स्केल बताई थी। और ये 36 मिनट का इन्होंने टाइम रखा था इसके लिए एनसीईआरटी ने माइक्रो टीचिंग के लिए। और इसके जो होते हैं 6 भाग होते हैं, यानी कि 6 पार्ट में डिवाइड होती है हमारी पूरी माइक्रो टीचिंग। पहला होता है पाठ योजना बनाना। इस प्यूपिल टीचर क्या होता है, वो पाठ योजना बनाना स्टार्ट करता है, और जो पाठ योजना बनाता है उसका जो आकार होता है वो छोटा होता है। और सेकंड होता है शिक्षण का अभ्यास करना। फिर उसके बाद वो होता है कि शिक्षण का अभ्यास करना स्टार्ट करता है। उसके बाद क्या होता है, जब पढ़ाने स्टार्ट करता है उसका अभ्यास करना शुरू करता है तो लोगों के द्वारा प्रतिपुष्टि मिलती है, यानी कि जो क्लास में जो उसके जो फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं क्लास के बच्चे या फिर अध्यापक जो छात्र बनकर भूमिका निभाते हैं, तो वो उसकी प्रतिपुष्टि करते हैं। प्रतिपुष्टि अगर वो ठीक हुआ तो ठीक सही है, अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो फिर क्या करता है पीपल टीचर, दोबारा उन्हें पुनः पाठ योजना बनाने के लिए बोला जाता है। फिर उसके बाद पुनः शिक्षण अभ्यास होता है, यानी कि दोबारा से उन्हें शिक्षण अभ्यास करवाया जाता है, दोबारा से उन्हें क्लास में पढ़ाने को बोला जाता है। फिर उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि मिलती है। उसके बाद अगर वो ठीक हो गया सही है। ये तो जो माइक्रो टीचिंग है वो चलता ही रहता है, यानी कि एक सर्कल होता है, सर्कल के अकॉर्डिंग ही पहले ये चलता ही रहती है। ये 6 टाइप होती है जो सर्कल में काम करती है। अगले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो शिक्षण है, शिक्षण के जो विभिन्न शिक्षण कौशल है उसके बारे में देखते हैं, यानी कि जो अलग से शिक्षण कौशल कौन से हमारे आते हैं। सबसे पहले आता है कक्षा प्रबंध कौशल। इसमें होता है कि इस कौशल में अध्यापक जो होता है कक्षा का जो वातावरण होता है ना उसे प्रसन्नता और से परिपूर्ण व अधिगम के योग्य बनाता है, यानी कि जो इसमें कक्षा प्रबंध पूरी जो भूमिका होती है टीचर की, जो कक्षा का वातावरण है उसमें रुचि होना बच्चों में कि क्या हमें नई चीज सीखने, इसके बारे में इंटरेस्ट डेवलप करना, कक्षा का जो वातावरण है उसे मोटिवेट करना, यानी कि और उसमें प्रसन्नता होना और लर्निंग मैक्सिमम चीजें लर्निंग करवाना, और टीचर और जो स्टूडेंट है दोनों ही कोऑर्डिनेट करें आपस में, यानी कि पार्टिसिपेट करें ज्यादा से ज्यादा। और अगले पॉइंट में अगला जो पॉइंट है वो है यानी कि प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में होता है कि वाक्य छोटा करो, यानी कि हमेशा इसमें होता है कि कोई भी वाक्य होगा अगर वो लंबा वाक्य होता है तो उस वाक्य को टीचर को क्या करेंगे छोटा करके पढ़ाना चाहिए। पूर्व ज्ञान को जांचना और जानना और जांचना, यानी कि जो टीचर का पहले से यानी कि जो पहली जो नॉलेज है जो पढ़ाया उसको पूर्व ज्ञान को जांचना और अलग से। अगले पॉइंट पर पूर्व ज्ञान से नए पाठ को जोड़ना, यानी कि जो पहले से जो पाठ पढ़ाया है टीचर ने उससे क्या करेगा, उसे नए पाठ जो पढ़ाते हैं तो उसे इंटरलिंक करके यानी कि जोड़ के पढ़ाना चाहिए। नए पाठ के प्रति बच्चों को इंकरेज करना। अगर कोई भी टीचर नई क्लास में नया पाठ पढ़ा रहा है तो सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए, स्टूडेंट जो बैठे हुए क्लास में उसी से ही उन चैप्टर का नाम बुलवाना चाहिए, यानी कि टीचर को एग्जाम्पल ऐसे ऐसे देने चाहिए। जैसे अगर वो कोई जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसे जैसे उसे पढ़ाने संचार के संसाधन कौन से उसके बारे में डिस्कस करना है। तो उससे क्या होगा कि पहले टीचर को खुद एग्जाम्पल देना चाहिए, उसके बाद टीचर बच्चे आंसर देने लग जाएंगे, उसके बाद खुद टीचर को पाठ का नाम बताना चाहिए, यानी कि बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना चाहिए नए पाठ के प्रति। और अभिप्रेरित करने के लिए बच्चों को नए पाठ के उद्देश्य बताए, और जो अगर नए पाठ के उन्हें उद्देश्य बताएंगे इससे क्या होगा कि टीचर को मैक्सिमम मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि जो उन्हें रुचि डेवलप हो सके नए पाठ के प्रति, कुछ नया सीख सके बच्चे। कक्षा में राउंड लगा, जब भी टीचर कक्षा में पढ़ाता है तो उसमें कि बैठ के ना पढ़ाए और जो बच्चे टीचर है ना वो राउंड लगा के पढ़ाए कि सारे जो बच्चे को पार्टिसिपेट करे या नहीं करे, सब बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े। अगले पॉइंट में है आवाज में उतार चढ़ाव करना। टीचर को पढ़ाते समय कहाँ पे आवाज को धीरे करना है, कहाँ पे तेज करना है, इसका उतार चढ़ाव भी रखना चाहिए। और कुछ क्षण के लिए बोलना बंद करना, इससे बच्चों का ध्यान वापस आएगा, क्योंकि टीचर को मैक्सिमम चीजें बच्चों से लर्न करवानी चाहिए और टीचर और बच्चों को साथ में मिलकर पार्टिसिपेट करना चाहिए कि सारे बच्चे इंक्लूड हो, सारे बच्चे उनमें इंटरेस्ट ले सके पढ़ने के अंदर। तो इसलिए टीचर को पढ़ाते पढ़ाते कुछ देर के लिए बोलना बंद कर देना चाहिए, यानी कि मौन वाचन का यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो टीचर ने जो भी पढ़ाया तो उससे एक एक करके स्टूडेंट से पूछना चाहिए। जब स्टूडेंट दे दे आंसर, टीचर को लगे कि हाँ सभी सुन रहे, तो उसके बाद अगला जो है वो अगले चैप्टर की तरफ वो बढ़ता है टीचर, यानी कि अगले पॉइंट्स को वो बताता है। तो इन सब कौशलों का होना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छे अध्यापक में ये सारे गुण बहुत जरूरी होते हैं।
अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो अगला कौशल है शिक्षण का वो है मौन व अशाब्दिक संकेतों का कौशल के बारे में देखते हैं। मौन और अशाब्दिक कौन कौन से हैं। इसमें क्या है कि यदि कोई बालक पढ़ने के दौरान गलत व्यवहार करता है, यानी कि अगर कोई बालक टीचर में अगर कोई बालक क्लास में टीचर के साथ गलत व्यवहार करता है पढ़ने के दौरान, तो अध्यापक को क्या कहते हैं, अपने मुंह से इनके अपनी जुबान से कुछ नहीं बोलना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल का बहुत बड़ा रोल होता है टीचर के लिए, तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए पढ़ाते समय। और अगले पॉइंट पे कहें अध्यापक की सभी बातें सभी बच्चों को समझ आनी चाहिए, यानी कि जब भी कोई भी अध्यापक जब टीचर क्लास में पढ़ाते हैं तो उसकी जो सारी बातें बच्चों को समझ आना बहुत जरूरी होता है, समझ में आनी चाहिए। और टीचर और स्टूडेंट के बीच हमेशा अंतर क्रिया होनी चाहिए, यानी कि टीचर और जो स्टूडेंट है अगर कोई डाउट होता है तो कोई डाउट है तो स्टूडेंट को टीचर से तुरंत कंफर्म करना चाहिए, सॉल्यूशन लेना चाहिए। और टीचर और स्टूडेंट आपस में कोऑपरेट करना बहुत जरूरी होता है, सहयोग करना। अगले पॉइंट पे रहेगी सामपट कौशल, यानी कि अगला जो है सामपट कौशल में क्या होता है कि लेखन की जो स्पष्टता है ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेखन अगर वो टीचर कोई भी टीचर पढ़ाते समय अगर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा है तो लेखन उसका अच्छा होनी चाहिए, लेखन की प्रभावशाली अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट अगर कॉपी करे तो सही ढंग से उसको उतार सके। और इसके सामपट के 3 कौशल होते हैं, उसके बारे में देखते हैं, यानी कि उचित साहित्य सामग्री का चयन करना। टीचर जब भी क्लास में पढ़ा रहे उसे कौन सी सामग्री यूज करिए पढ़ाते समय, उस सामग्री का पहले से चयन करना जरूरी होता है टीचर के लिए, ताकि पढ़ाते समय कोई गलती ना हो। और अगले पॉइंट में है कि स्वयं निर्माण कर सके और मटेरियल यूज करना जो खराब हो, यानी कि हो सके तो टीचर को खुद ही उसका निर्माण करना चाहिए, जो भी उसके मटेरियल होते हैं जो खराब मटेरियल का वो यूज कर करके पढ़ा सकता है सामपट में, और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ा सकता है, और खराब मटेरियल का यूज करके उसके द्वारा भी पढ़ा सकता है। और अगले पॉइंट में क्या है कि सही समय ढंग से प्रयोग करना, यानी कि जब भी टीचर पढ़ाता है तो वो सही समय और सही ढंग से चीजों को प्रयोग करना उसे आना चाहिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण कौशल होते हैं कि एक टीचर को अच्छा अध्यापक बनने के लिए सारे कौशल होना बहुत जरूरी होते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो खोजपूर्ण प्रश्नों का कौशल। इसमें होता है कि अगर बालक को किसी प्रश्न का उत्तर ना आए तो अध्यापक को उसी से निकलवाना चाहिए, यानी कि अगर अध्यापक क्लास में पढ़ाते समय होता है कि ना अगर कोई बालक को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा तो अध्यापक को अलग अलग उदाहरण देके एग्जाम्पल देके बच्चों को उसी से उत्तर निकलवाना चाहिए। इसके लिए अध्यापक उसी प्रश्नों को छोटे छोटे प्रश्नों में बांट सकता है कि अन्य कोई भी प्रश्न आए तो उसमें कोशिश करनी चाहिए कि मिक्स करके वो बता सके आंसर को, यानी कि किसी भी तरीके से हमें जब पढ़ाते समय बच्चों से आंसर लेना चाहिए, चाहे वो एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, किसी भी संकेतों के माध्यम से वो बच्चा ही बताएगा। बच्चे को ही आंसर देना होता है, अगर बच्चे नहीं बता पाते तो उसके बाद टीचर को देना चाहिए, समझाना चाहिए। अगला है यानी कि होस्ट कौशल। इसमें होता है कि उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्नों का कौशल आता है इसमें, और इसमें होता है कि उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्नों का कौशल जो है ना वो अध्यापक बच्चों से पाठ के शक्ति सूत्र सिद्धांत संकल्पनाओं से प्रश्न करते हैं, यानी कि जब उच्च स्तरीय चिंतन होता है कि होस्ट कौशल में जब वो अध्यापक क्या होता है कि अध्यापक जब क्लास में पढ़ाता है तो जब क्लास में जो भी सूत्र आते हैं और जो सूत्र होते हैं संकल्पनाएं होती है, तो क्या होता है कि उसी के सिद्धांत प्रिंसिपल उसी के माध्यम से, यानी कि किताब में जो दिया होता है उसी के माध्यम से टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है बच्चों से। और अगला है सृजनात्मक, जिसे अपसारी चिंतन कहा जाता है, मुक्त अंत्य वाले प्रश्नों का कौशल होता है, या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग जिसे कहा जाता है। इसमें जो चिंतन की समस्या का समाधान कौशल होता है, या तो वो 2 तरीके से करेगा, या तो बुद्धि के द्वारा करेगा, इंटेलिजेंस के द्वारा, या तो फिर सृजनात्मक क्रिएटिविटी के द्वारा वो अपनी जो प्रश्न के कौशल देगा। और सभी व्यक्ति अलग अलग प्रकार से, किसी का भी आंसर सिमिलर नहीं होता क्योंकि इंडिविजुअली डिफरेंसेस होते हैं। अगले पॉइंट्स के बारे में देखते हैं, यानी कि जो अगला हमारा चिंतन है वो अभिसारी चिंतन जिसे कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बंद अंत वाले पर्सन होते हैं, और इसमें जो अगर किसी भी बंद अंत वाले पर्सन होते हैं और इसमें जब उत्तर होता है वो सिर्फ एक ही होता है। बच्चा किसी भी तरीके से सोचता है मगर जब उसका हल देता है वो एक ही होता है, एक ही तरीके से देता है। और अगला है सृजनात्मक या फिर सृजनात्मक पर्सन, सृजनात्मक चिंतन या फिर खुले अंत वाले पर्सन होते हैं, या फिर आउट ऑफ बॉक्स चिंतन होता है। इसमें जो बच्चा हल करता है प्रश्नों को वो अनेक तरीके से करता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला बच्चा होता है इसमें।
और जो क्वेश्चन के आंसर देता है ना वो खुद क्रिएट करता है, यानी कि खुद बनाता है उसके आंसर। और अगला पॉइंट है वो है अभिसारी चिंतन। अभिसारी यानी कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो जो डाइवर्जेंट थिंकिंग वाले बच्चे हैं ना, वो बालक में अभिसारी भी जरूरत है, यानी कि कन्वर्जन भी थिंकिंग भी जरूर होती है। मगर जो कन्वर्जन वाले थिंकिंग वाले बच्चे होते, जरूरी नहीं है कि उसमें डाइवर्जेंट चिंतन भी हो। अगली वीडियो में अभी टॉपिक के बारे में डिस्कस